नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं, खास तौर पर लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो केंद्रित है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों पर। हमारा लक्ष्य है गौतम बुद्ध के समय की जो प्रमुख राजनीतिक इकाइयां थीं उन्हें समझना। मतलब ये क्या थे, कहाँ थे, कैसे चलते थे। हाँ बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि उस दौर का जो राजनीतिक नक्शा था वो काफी विविध था। मतलब हम सिर्फ राजाओं वाले राज्यों यानी राजतंत्रों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे गणतंत्र या जिन्हें गणसंघ कहा जाता था वो भी मौजूद थे। उनका शासन का तरीका बिल्कुल अलग था। तो ये चर्चा हमें उस नींव को समझने में मदद करेगी जिस पे बाद का भारतीय इतिहास खड़ा हुआ एक तरह से। अच्छा, तो शुरू करते हैं इस शब्द महाजनपद से ही। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये कितने थे? देखिए, महाजनपद का सीधा सा अर्थ है महान राज्य या कह लें बड़े जनपद। जनपद मतलब लोगों के बसने का इलाका और महा मतलब बड़ा। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं उनमें हमें कुल मिलाकर ऐसे 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ये बुद्ध के समय और उससे ठीक पहले उत्तरी और कुछ हद तक मध्य भारत के मुख्य राजनीतिक केंद्र थे। मतलब पावर सेंटर्स थे उस जमाने के। और आपने शुरू में कहा कि शासन के तरीके भी अलग-अलग थे। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। क्या सभी जगह राजा ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर विविधता दिखती है। कुछ महाजनपद जो काफी शक्तिशाली भी थे, जैसे कि मगध हो गया, जिसकी राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। फिर कोसल था, वत्स था, अवंती था। ये सब राजतंत्र थे। अच्छा। यहाँ राजा का शासन था और ये अक्सर आपस में लड़ते भी रहते थे सत्ता के लिए। इसीलिए मगध, कोसल, वत्स, अवंती को कभी-कभी उस युग के बिग फोर भी कहा जाता है। अच्छा, बिग फोर। हाँ, और इनमें से मगध जो था वो तो आगे चलकर सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। मौर्य साम्राज्य की नींव वहीं पड़ी। ये तो हुई राजतंत्रों की बात, हम्म, लेकिन आपने गणसंघों का भी जिक्र किया था। हम्म। ये क्या व्यवस्था थी? ये उस समय के हिसाब से तो काफी अलग लगती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ आप देखिए, वजी था जिसकी राजधानी वैशाली थी, और मल्ल था जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। ये महाजनपद असल में गणसंघ थे। गणसंघ मतलब यहाँ शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि एक परिषद या सभा होती थी जिसमें कई कुलों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। वो मिलकर शासन चलाते थे। वजी संघ जो था, जिसमें लिच्छवी जैसे प्रसिद्ध कबीले शामिल थे, उसे तो दुनिया के शुरुआती गणतंत्रों में से एक माना जाता है। अच्छा, गणतंत्र उस जमाने में। हाँ, ये विचार कि शासन बिना राजा के एक चुनी हुई या कह लें कुलीन वर्ग की परिषद से चल सकता है, ये उस युग के लिए काफी क्रांतिकारी था। खासकर तब जब मगध जैसे शक्तिशाली राजतंत्र उभर रहे थे। और हाँ, कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि वज्जी संघ में शायद महिलाओं की स्थिति कुछ बेहतर थी। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। अच्छा, ये वो दौर था जब राजनीतिक उथल-पुथल भी थी, और हम जानते हैं कि इसी समय गौतम बुद्ध भी अपने विचार फैला रहे थे। तो इन महाजनपदों से उनका क्या जुड़ाव था? हाँ, उनका तो बहुत गहरा जुड़ाव था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का ज्यादातर समय इन्हीं महाजनपदों में यात्रा करते हुए और उपदेश देते हुए बिताया। जैसे मगध, कोसल, वत्स, वज्जी और मल्ल। इन राज्यों में उनके बहुत से अनुयायी बने, और असल में उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब उनका देहत्याग, वो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में ही हुआ था। ओह अच्छा। तो बुद्ध का जीवन और उनके जो उपदेश थे वो उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। क्या इनमें से कुछ महाजनपद अपनी किसी खास पहचान के लिए भी जाने जाते थे, जैसे शायद शिक्षा या व्यापार के लिए? बिल्कुल, कई थे। जैसे पश्चिमोत्तर में देखिए तो गांधार था। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला सिर्फ राजधानी नहीं थी, वो प्राचीन विश्व में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय। बिल्कुल, वही प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय। और क्योंकि वो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, तो वो अलग अलग संस्कृतियों का संगम स्थल भी था। दूसरी तरफ अस्सक या अश्मक नाम का एक महाजनपद था। वो एकमात्र महाजनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में, मतलब आज के हिसाब से दक्षिण भारत में स्थित था। अच्छा, दक्षिण में भी एक था। हाँ, ये उस समय के भौगोलिक विस्तार को दिखाता है। फिर काशी यानी वाराणसी, वो तो प्राचीन काल से ही एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी रही है। और सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, वो कृष्ण परंपरा से जुड़ा हुआ इलाका था। तो हर किसी की अपनी खासियत थी। तो कुल मिलाकर अगर देखें, इन 16 महाजनपदों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इन्हें समझना आज क्यों जरूरी है?
देखिए, इनका महत्व कई स्तरों पर है। पहली बात तो ये कि ये हमें मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों के उदय से ठीक पहले का भारत दिखाते हैं। ये बताते हैं कि भारत हमेशा से कोई एक केंद्रीकृत इकाई नहीं था। यहाँ अलग अलग राजनीतिक प्रयोग चल रहे थे। कहीं राजतंत्र था तो कहीं गणतंत्र। ये वो दौर था जब शहर बस रहे थे, जिन्हें हम दूसरा नगरीकरण कहते हैं, व्यापार मार्ग बन रहे थे। तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन, कौशाम्बी जैसे शहर महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे थे। हाँ। और सबसे बढ़कर ये वो समय था जब बौद्ध और जैन जैसे महान दार्शनिक और आध्यात्मिक आंदोलन जन्म ले रहे थे और इन्हीं महाजनपदों में फैल रहे थे। तो ये महाजनपद उन आंदोलनों के उदय और प्रसार के साक्षी बने। हालांकि ये भी सच है कि इनके आपसी संघर्षों ने, खासकर राजतंत्रों के बीच की लड़ाइयों ने, आखिरकार मगध को सबसे शक्तिशाली बना दिया, जिसने फिर एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी। तो संक्षेप में कहें तो ये 16 महाजनपद प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े बदलाव के दौर का प्रतीक है। मतलब छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्यों की तरफ जाने का दौर, और साथ ही गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों के मंथन का भी दौर। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि चलिए बाद में शक्तिशाली साम्राज्य आए, राजतंत्र मजबूत हुए, लेकिन ये जो शुरुआती गणसंघ थे जैसे वज्जी और मल्ल, उन्होंने शासन के जो अलग बीज बोए थे, क्या उनका विचार, उनका आदर्श भारतीय चिंतन परंपरा में कहीं ना कहीं किसी रूप में जीवित रहा? ये आगे की खोज और विचार का